वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंट साइंस की और इन्वायरमेंटल साइंस में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे जो इम्पोर्टेंट हमारे जो सम्मेलन हुए हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनकी हमने बात करी थी। ये पूरा का पूरा लिस्ट हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब इस लिस्ट से भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आज इस वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे इनको, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में सवाल आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हमने ऑलरेडी देखा ऊपर। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल पहला तो यही याद रखना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। अब वही है, देखो क्योटो प्रोटोकॉल सूचीबद्ध 7 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है। ये पेपर में सीधे सीधे आ सकता है कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल कितने जो है गैसों पर लागू होता है, तो इसको ध्यान रखना। क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये आपका 7 गैसों पर लागू होता है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरीफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखना टोटल 7 गैसें हैं। नाम एक बार देख लेना, कुछ की तो देख ही लेना। दोहा दौर के दौरान दूसरे अनुपालन अवधि के लिए नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को जोड़ा गया था। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन पर यूएन फ्रेमवर्क संधि UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इस तरीके से है ये। ठीक है, दस्तावेज पर वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट के दौरान सहमति बन गई थी। इस संधि में सदस्य देशों ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सघनता को स्थिर बनाए रखने पर सहमति जताई है ताकि जलवायु प्रणाली में मानवीय गतिविधियों से होने वाले बदलावों को रोका जा सके। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय में मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव नाम की एक नई पहल को लॉन्च किया गया है जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र अब समय 21 मार्च 1994 से लागू है, यानी UNFCCC जो है वो 1994 से लागू है। आगे देखिए, आगे क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ना कि केवल ग्रीन हाउस गैसों से। यानी क्योटो प्रोटोकॉल का मेन टारगेट यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कैसे कम करें। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से लागू है। अगला पॉइंट, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल समझौतों के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। आगे देखिए, प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शंस के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाई, मतलब प्रमाणिक उत्सर्जन कटौतियां जो हैं ये इसके अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाइयां हैं। एक CER यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है। CER का मतलब हो गया सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस। यह वनीकरण इत्यादि द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी कैसे आप अपना कार्बन उत्सर्जन कम करोगे, तो पेड़ पौधे लगाकर करोगे, अफॉरेस्टेशन करके करोगे। अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना। आगे देखो, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी भी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उसके वर्तमान मूल्य के अनुसार किया जाता है। यानी अगर आप कार्बन उत्सर्जन को कम करते हो तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन क्रेडिट मिलेगा। उस कार्बन क्रेडिट को क्या होगा? उस कार्बन क्रेडिट को वो कंपनियां खरीदेंगी जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा किया है।
तो उसे बेचेगा कौन? उसको वही बेचेगा जिसके पास कार्बन क्रेडिट होगा। तो जिसके पास कार्बन क्रेडिट है वो उसको बेचेगा किसको? जिन्होंने ज़्यादा एमिशन किया है। और जब वो खरीदेंगे तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा किसको मिलेगा? उसको मिलेगा जिन्होंने कार्बन एमिशन कम किया है। इसी को बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक है ना, यही है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कि एक कार्बन उत्सर्जन कम करेगा उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और वो कार्बन क्रेडिट दूसरे को बेच दिया जाएगा। किसको? जिसने कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा किया है। आगे देखो, क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 से प्रभावी है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक तथा अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों की कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने भी बताया था ना कि जो कार्बन उत्सर्जन कम करेगा उसके पास कार्बन क्रेडिट होगा, और वो लोग जो ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं वो उसको खरीदेंगे। आगे देखो, CO2 उत्सर्जन तथा भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC के अंतर्गत स्वच्छ युक्ति का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम कर सकें। आगे देखिए, कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या है? कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाता है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह पॉल्यूशन टैक्स का एक एग्जाम्पल है। यूं तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, परंतु पहली बार इसको न्यूजीलैंड ने लगाया था। यही पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन टैक्स को सबसे पहले किसने लगाया था? न्यूजीलैंड ने 2005 में। ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। यह सरकार तथा व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मापन, प्रबंधन तथा प्रतिवेदनों के हेतु मानक तैयार करता है। आगे देखिए, आगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैव विविधता उपसमय। कार्टाजेना प्रोटोकॉल CBD का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसे 29 जनवरी सन 2000 को अंगीकृत किया गया था। यह 11 सितंबर 2003 से प्रभावी है। आगे देखिए, नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 से प्रभाव में आया। यह CBD का पूरक समझौता है। यह आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने तथा उनमें मिले लाभों को समुचित निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। आगे देखिए, TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय जिनेवा में है। आगे देखिए, जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। और लास्ट पॉइंट देखेंगे इसमें हम लोग, वेटलैंड इंटरनेशनल, हाँ जी, ये लास्ट पॉइंट है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी तथा गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे पेड ग्रुप से, और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करना होगा। वर्तमान समय में हमारे पेड ग्रुप PCS, BEO और RO परीक्षाओं के लिए चल रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।